दिव्य, दूर रहो इस लड़की से। न जाने किसका खून है इसकी रगों में। बीड़ा जी जो अब तक शांत बैठी थी, उन्होंने दिव्यांश को खींचते हुए वेदांशी से दूर किया। उनकी अचानक की हुई इस हरकत से सभी सकते में आ गए। वहीं वेदांशी अपनी खाली हथेली देखती रह गई, जहाँ कुछ देर पहले दिव्यांश ने अपनी हथेली रखी हुई थी। दिव्यांश ने अपनी बाजुओं को देखा, जहाँ बीड़ा जी की पकड़ थी। फिर मुस्कुराते हुए बीड़ा जी की हथेली अपने बाजू से हटा दी। आपने शायद ठीक से सुना नहीं दादी, जो वेद ने कहा। उसकी पहचान यही है कि वह पहले वेदांशी आनंद सिंह थी और अब वेदांशी दिव्यांश मित्तल। बचपन से लेकर इस उम्र तक मैं पहुंच गया और आपने मुझे छुआ नहीं, क्योंकि मैं गंदा खून था। वहीं 1 महीने पहले आई वेदांशी, जिसके नाम के पीछे सिंह सुनकर आपने उसका हाथ थाम लिया। आज उसकी सच्चाई सामने आते ही आपने अपना हाथ उसे झटके से छुड़ा दिया। मगर आप भूल जाती हैं दादी कि आपके छूने और ना छूने से किसी इंसान की पहचान नहीं बदलती। जिस तरह मैं आपके ना अपनाते हुए भी दिव्यांश मित्तल ही रहा, उसी तरह मेरी पत्नी भी वही रहेगी जो उसकी पहचान है। और रही बात मेरे हाथों से उसका हाथ छुड़ाने की, यह हक तो मैं खुद को भी नहीं देता। फिर आप या कोई और कैसे मेरे हाथों को उसके हाथों से छुड़ा सकता है? यह कहते हुए दिव्यांश ने वापस देवांशी की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर मजबूती से उसकी हथेली थाम ली, जिसे वेदांशी ने छुड़वाने की कोशिश की। जिस पर दिव्य ने उसे अपनी गंभीर नजरों से देखा। दादी सही कह रही हैं दिव्य जी, न जाने हमारी पहचान क्या है। वेदांशी ने सर झुका धीमी आवाज में कहा। देखो मुझे, मैंने कहा देखो मुझे। दिव्य ने उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया। तुम वेदांशी दिव्यांश मित्तल हो, जिसे अब और कोई पहचान की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी। कोई क्या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे यकीन है जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रगों में किसका खून बह रहा है, क्योंकि वे मुझसे पहले भी तुम्हारी सारी सच्चाई जानते थे। उनके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ तुम्हें अपनाया, बल्कि तुम्हें प्यार भी दिया। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, मेरी ज़िंदगी में अगर किसी इंसान की इम्पोर्टेंस है तो वह है माँ और पापा। और वह दोनों तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे। उसके अलावा मुझे किसी के फैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं यह ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह इस घर में मुझे कभी जगह नहीं मिली, अगर यहाँ मेरी पत्नी के लिए भी जगह नहीं है तो मैं इस घर में अब नहीं रहूँगा। दिव्य, यह सुनकर परिधि जी और अशोक तुरंत दिव्यांश के पास आए। सॉरी माँ, मैं जानता हूँ यह फैसला आपके लिए बहुत तकलीफ भरा होगा, पर जब तक बात मेरी थी कोई बात नहीं थी। जिंदगी के 22 साल मैंने इस घर में सिर्फ आप दोनों का बेटा बनकर गुजार दिया। वह बेटा जिसके लिए ना ही डाइनिंग टेबल पर जगह होती थी, ना ही रसोई में जाने की इजाज़त। पूजा घर में रहने वाले ईश्वर तो सबके होते हैं, पर यहाँ वह मेरा कभी नहीं हुआ। मेरे खेलने के लिए भी एक दायरा बना हुआ था। आने जाने का रास्ता हो या खाने का बर्तन, सब कुछ अलग ही रहा। मैंने कभी शिकायत नहीं की माँ, क्योंकि माँ मेरी थी। मगर आप ही सोचिए, जो आपके बेटे के साथ हुआ, अगर वही मेरे बच्चे के साथ होगा तो क्या आप देख पाएंगी? क्या वेद और मैं देख पाएंगे? फिर माँ, इस बार तो माँ को ही हक नहीं रहेगा, फिर वह बच्चे को क्या दे पाएगी? पर दिव्य जी, तुम अपने छोटे से दिमाग में ज़्यादा प्रेशर मत लो। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दिया करो, बाकी कहीं नहीं। ज़्यादा सोचोगी तो दिमाग फट जाएगा। वैसे भी अभी कमज़ोर हो, ज़्यादा सोचने से सर में दर्द होने लगेगा। दिव्यांश ने वेदांशी के कुछ कहने से पहले ही उसे डांट दिया, क्योंकि जानता था इस वक्त वह नकारात्मक बातों के अलावा कुछ नहीं कहने वाली। आप बताइए माँ, क्या आप चाहेंगे कि मैं ऐसी जगह रहूं जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान ना हो? क्या आज तक कभी आपका दिल नहीं दुखा कि आपके बेटे का इस घर पर वह हक नहीं जो सबको मिला है? दिव्यांश ने परिधि जी की तरफ देखकर सवाल पूछा। इस बार तू जो फैसला ले, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना याद रखना, तू जहाँ जाएगा मुझे भी लेकर चलना। और एक बात वेदांशी, मुझे अपने बेटे की पसंद पर नाज है। न जाने काव्या होती तो तुम्हारा और दिव्य का रिश्ता क्या होता, क्योंकि जितना मैंने सुना है महर से ज्यादा तुम उसकी लाडली थी। शायद इसलिए भी ईश्वर ने यह घटना रची, क्योंकि हो सकता है
तुम दोनों का साथ जन्मों से तय हो, जो महर या काव्या के इस दुनिया में रहते हुए पूरा नहीं हो पाता। ईश्वर जो भी करता है उसके पीछे उनका कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। कई बार हमें कई बातें नजर नहीं आती, पर आज जब मैंने तुम्हें और दिव्य को साथ देखा तब लगा कि उस वक्त सबको अलग करना जरूरी रहा होगा। परिधि जी ने वेदांशी के सर पर हाथ रखकर कहा और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। दिव्यांश वेदांशी की तरफ देख अपनी बहुएं उचकाकर मुस्कुराया। अब खुश हो जाओ, कुछ देर में तुम्हारा भाई भी आ रहा है। दिव्य ने उसके गालों को अपनी उंगलियों में पकड़कर उसका चेहरा हिला दिया। दी यार, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ कि हम सभी इस तरह जुड़े हुए हैं। पता है, कल से मैं बहुत परेशान थी। ऐसा लगता था सब कुछ उलझा हुआ है, किसे सच मानूं किसे नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर अब जब अंकल ने सब कुछ बताया, इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। अब आपको भी आपका परिवार, आपका भाई मिल रहा है। तुम्हें भी तो तुम्हारा परिवार मिला, और वह अंकल नहीं तुम्हारे पापा हैं। नताशा जैसे ही वेदांशी के पास आकर बोली, वेदांशी ने उसके गाल पर हाथ रखकर उसे बताया। वही नताशा मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दी और अशोक जी की तरफ देखती हुई बोली, ये हम दोनों के पापा हैं। आखिर फादर इल्ला भी तो पापा होते हैं ना। इस बार नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वेदांशी ने उसकी बात पर हामी भरी। परिधि जी और अशोक जी दोनों ही उनकी बात पर उन्हें देखे और मुस्कुराए। विनय तान्या के साथ मित्तल हाउस पहुंचा तो वहां इतने लोगों को देख उसके कदम ठिठक कर रुक गए। दिव्य, यह कैसा फैसला है तुम्हारा? तुम हमारी बेटी के बच्चे हो, और यह लड़की मेरी पत्नी। दादी, बताया तो आपको। वेदांशी, दिव्यांश मित्तल। मीणा जी की बात को एक बार फिर दिव्यांश ने काट दिया। माँ, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातों को काटना तो नहीं चाहता, पर आपकी इस पुरानी सोच के चलते मैं अपने बेटे बहू को खोना भी नहीं चाहता। इसलिए इस बार आप कोई भी फैसला लेंगे तो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दिव्य यहाँ से गया तो याद रखिएगा, मैं और परिधि अपने बेटे के साथ चुनेंगे। मैं यह नहीं कहता कि मैं आपको छोड़ दूंगा, पर आपके साथ इस घर पर नहीं रहूंगा। मीना जी आगे कुछ कहती, उससे पहले ही अशोक जी ने कह दिया, जिनकी बातों को सुन उन्हें चुप होना पड़ा। विनय, आओ। विनय को दरवाजे पर रुका हुआ देख दिव्यांश ने मुस्कुराकर उसे बुलाया। विनय को इतने लोगों को देख अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। फिर अभी तान्या भी उसके साथ थी। उसे अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि कहीं ये सब तान्या और उसके लिए तो यहाँ मौजूद नहीं है। सबको प्रणाम करते हुए तान्या मुकेश के सामने पहुंची और उसे आंखों के इशारे से पूछा कि क्या हुआ, जिस पर मुस्कुराते हुए मुकेश ने उसे शांत रहने के लिए कहा। सर, आपने बुलाया? विनय ने कुछ झिझकते हुए दिव्यांश से पूछा। या एक केस सॉल्व करना था, और मुझे लगता है तुमसे बेहतर यह कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें बुलाया है। आओ बैठो। दिव्यांश ने विनय को सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। सर, मैं यहीं ठीक हूँ, विनय ने दिव्यांश को देखते हुए कहा, जो खुद खड़ा था। दिव्यांश को सोफे पर बैठने की कभी इजाज़त नहीं थी, इसलिए घर की कुछ चीज़ों से वह दूर ही रहता था। बैठ जाओ विनय, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दिव्यांश ने उसे बैठाते हुए कहा और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। बिना उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगा, जिस पर दिव्यांश मुस्कुराया और एक नज़र तरुण को देखा। तरुण ने मुस्कुराते हुए वह एल्बम विनय के सामने रख दिया। आई थिंक तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आए कि ये बच्चे कौन है, जिससे हम इस केस को सॉल्व कर सके, तरुण ने मुस्कुराकर कहा। बिना उस एल्बम को पकड़ते हुए उस पर लगी पहली तस्वीर को देखा और उसकी आंखें झिलमिला आईं। मोटू, सर, ये आपको कहाँ मिली? ये तो मेरी मोटू, बिना झिलमिलाती आंखों से दिव्य की तरफ देखकर पूछा। उसके सवाल पर दिव्यांश ने अशोक जी की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें याद है, तुम इसे मोटू कहते थे? अशोक जी उसके पास आकर पूछे। हाँ सर, ये मेरी बहन है। आपको पता है हम इसे मोटू क्यों कहते थे? क्योंकि मैं और दिबू इसे उठा नहीं पाते थे। आगे देखो, तुम्हें शायद कुछ और याद आए, दिव्यांश ने कहा तो विनय ने दूसरे पन्ने की तस्वीर देखी, जहां महर
और आनंद पूजा में बैठे हुए थे। उसे देख विनय की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीर आई, पर वह चेहरा नहीं दिखा। क्या इन्हें पहचानते हो? विनय ने नामे अपनी गर्दन हिलाई तो अशोक जी ने दूसरी तस्वीर पर उंगली रखते हुए पूछा, जहाँ विक्रम जी और प्रियंका थे। विनय उन्हें भी नहीं पहचान पाया। अशोक जी ने उसे एल्बम के पन्ने को पलट दिया और आपकी चौथी तस्वीर, ये दिबू है और ये मैं। हम पेड़ लगाने वाले थे, इसलिए दिबू गड्ढा कर रहा था और मैं अपने हाथों से उस पेड़ को पकड़े हुए खड़ा था। ये कहते हुए विनय मुस्कुराया और उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर गईं। बचपन में कहाँ पता होता है सर कि गुलाब का फूल सीधे मिट्टी में नहीं लगता। हम दोनों ही बच्चे थे। हम दोनों ने पेड़ लगाने के नाम पर अपने गार्डन के कुछ फूल तोड़े थे, जिसे हम मोटू से लगवाने वाले थे, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे और दिबू के जन्मदिन पर हमसे कोई भी पौधा लगवाया करते। विनय की बात सुन दिव्य के होठों की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। ये वाकया तो उसके जहन में भी बिल्कुल साफ था। अशोक जी ने उस पन्ने को पलट दिया और दूसरी तस्वीर उसकी आंखों के सामने थी, जहाँ वेदांशी को गोद में लिए हुए दिव्यांश झूला झूल रहा था। दिबू और मोटू? मुझे ज़्यादा तो याद नहीं सर, पर बचपन में इन दोनों के साथ बिताया कुछ पल जहन से जाते ही नहीं। दिबू जब तक घर पर रहता मोटू को मुझे देता ही नहीं था। इस दिन हम गार्डन गए थे और जब दादाजी ने झूले पर मोटू को मेरे साथ बैठाया तो मैं लड़ पड़ा कि मोटू सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। मैंने तुझे धक्का भी दे दिया था और तुझे झूले से चोट भी लगी थी। तू बहुत रोया था और उस दिन पहली बार हमारी लड़ाई भी हुई थी। तूने मेरी मम्मी से शिकायत भी की थी कि मोटू तेरी बहन है और मैं तुझे दे नहीं रहा, पर मैंने उस दिन मोटू को खुद से दूर किया ही नहीं था। यहाँ तक कि उस दिन मैं उसे लेकर अपने घर चला गया था। दिव्यांश ने जब आगे की बात बताई तो विनय आश्चर्य से उसे देखने लगा। दिव्यांश मुस्कुराया। मम्मी, आपने कहा ना कि अगर काव्या माँ जिंदा रहती तो पता नहीं मेरा और वेदांशी का कैसा रिश्ता रहता। हमारा रिश्ता यही होता, क्योंकि मुझे मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि जब तक मोटू छोटी है तभी तक वह उसे आरुल के पास रहने देगी। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह उसे हमेशा के लिए हमारे घर ले आएगी, मेरी दुल्हन बनाकर। सर, बिना अपनी जगह से खड़े होते हुए भरी आंखों से दिव्यांश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त आश्चर्य तो था, साथ ही कुछ खुशी भी। हाँ, तुम्हारा दिबू। दिव्यांश आगे बढ़कर उसके गले से लग गया। अब तक न जाने कितनी बार तुम्हारे गले लगा हूँ, पर आज बात कुछ और है। अपनी मोटू से मिलोगे? अगर अभी आपने जो कहा वह सच है तो मैं आज अपनी बहन को अपने गले से लगाना चाहूँगा। विनय ने वेदांशी की तरफ देखकर कहा तो दिव्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। विनय दिव्य से हटकर वेदांशी की तरफ बढ़ा, मगर वेदांशी ने अपने कदम पीछे ले लिए। मैं आपकी सगी बहन? मेरे घर एक आंटी आई थी। मेरी मम्मी ने बताया था वह मेरे लिए मेरी बहन लेकर आएंगी। न जाने क्यों मैं सबका चेहरा भूल गया, पर तुम जब से घर आई थी मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहता। मैं और दिबू तुम्हें छोड़ते ही नहीं थे। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरी मम्मा की टमी से नहीं आई, ना उस वक्त और ना अभी। तुम्हें दिल से बहन उसी दिन मान लिया था जब मेरी मम्मी ने बताया कि उस आंटी के पेट में मेरी बहन है। उसके आगे पीछे तो कोई सवाल ही नहीं रहता। विनय ने यह कहकर अपने दोनों हाथों को खोल दिया। वेदांशी बिना वक्त गंवाए उसके सीने से लग गई। हमारी परवरिश जहाँ भी हो, पर कहीं ना कहीं रगों में बहता खून हमारे व्यवहार में झलक जाता है। तुम बिल्कुल अपने पापा मम्मी जैसे हो। जो एक बार किसी रिश्ते को अपना ले वह कभी पीछे नहीं होते। अशोक जी विनय के कंधे को थपथपाते हुए बोले। आंटी का मर्डर करने के बाद मैं मेरे पीछे कमरे में आया। उन्हें कमरे की तरफ बढ़ता देख मैं खिड़की से कूदकर भाग गया। उन्होंने मुझे देख लिया था, इसलिए वह मेरे पीछे ही आ रहे थे और इसलिए उनसे छिपने के लिए मैं एक गाड़ी की डिग्गी में जा बैठा। वहाँ बैठे बैठे मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लगी और वह गाड़ी जब रुकी मैं बहुत दूर आ गया था। नए चेहरे और नई जगह का डर इतना कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। वे पूछते रहे और मैं सिर्फ रोता रहा। थक कर उन्होंने मुझे एक मंदिर पर छोड़ दिया। शायद उन्हें आगे जाना हो, वजह मुझे नहीं पता, मगर बढ़ती हुई रात के साथ
मैं उस मंदिर पर अकेला रह गया। मुझे सबकी याद आने लगी थी और भूख भी लगी थी। पूरा दिन रोते हुए गुजार दिया था। उसकी वजह से शरीर तपने लगा था और आखिर बढ़ते हुए बुखार की वजह से मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन सुबह जब पंडित जी की पत्नी मंदिर प्रांगण साफ कर रही थी, तब उन्होंने मुझे देखा। 2 दिन बाद वह बेहोशी टूटी थी। आसपास पूरा नया माहौल और नया चेहरा। यूं लगता वह सब उसी अंकल से मिले हुए हैं जिन्होंने काव्या आंटी को मारा, और वे सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। मैं सिर्फ रोता रहता, डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने मुझे पास के एक अनाथ आश्रम में दे दिया। डर की वजह से किसी से कुछ कह नहीं पाता और उस अंकल का चेहरा कभी भूल नहीं पाता। वहाँ मौजूद बच्चों को देख मुझे मोटू और दीबू बहुत याद आते, पर वक्त के साथ मैं धीरे धीरे सब भूल उनमें मिल गया। सब कुछ भूलने के बाद भी 3 चेहरे मैं कभी नहीं भूल पाया, और वह थी मेरी मोटू, दीबू और वह अंकल जिन्होंने आंटी को मारा था। इस बात का जिक्र मैं कभी किसी से नहीं करता था, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता कि इस सच्चाई को जानकर मुझे कोई भी मार सकता है। फिर डर यह भी था कि न जाने कौन उस अंकल से मिला हो। जब तक मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, तब तक मैं अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। तरुण और सर से मिलने के बाद मैंने पहली बार अपने बारे में किसी को सब कुछ बताया था जो मुझे याद था। मगर तब तक मैं सब कुछ भूल चुका था। अपने बचपन की याद को, अपने दोस्त को और दोस्त की उस मोटी बहन को। दिव्य ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा तो सभी मुस्कुरा दिए, मगर वेदांशी ने थोड़ा घूरते हुए दिव्य को देखा। भूल गए तो क्या हुआ, अब अपनी नई यादें बनाओ। तुम्हारा दोस्त भी यही है और दोस्त की मोटी बहन भी। तरुण ने दिव्य की पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा। रिस्पेक्ट तरुण, मैं सीनियर हूँ तुम्हारा। रियली? तरुण ने अपनी भुएं उचकाकर पूछा, जिस पर दिव्यांश मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। तभी तरुण ने विनय को भी खींचते हुए खुद में मिला लिया। भाई अशोक, आज तो इतना अच्छा दिन है, एक सेलिब्रेशन तो बनता है। पर इस सेलिब्रेशन से पहले एक बात कर लूं, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। राघवेंद्र जी ने कहा तो अशोक के साथ सभी उनका चेहरा देखने लगे। अरे भाई, मुझे तो पता ही नहीं था मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं तो अपने बेटे के ससुराल आया था, उनके घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाने। राघवेंद्र जी की बात पर अशोक जी प्रश्न भरी नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। हमारे बेटे तरुण का दिल आ गया है नताशा बिटिया पर, और आज हम उसी के लिए तुम्हारे घर पर आए थे। पर यहाँ जो बात उठी, उस बात की वजह से तो हम हमारी बात ही रह गई। पर अब हम अपनी बात कर लेते हैं। तो भाई अशोक बताओ, क्या अपनी बिटिया को हमारे बेटे के लिए दोगे? राघवेंद्र की बात पर अशोक जी सकते में आ गए। उनकी आंखों में पानी भर आया। कल ही तो बिटिया घर आई है, और आज? मैं तो उसे अभी तक ठीक से जाना भी नहीं। फिर उसकी पसंद, उसे तरुण पसंद है पापा। इनफैक्ट तरुण और वह पहले से ही रिलेशन में है। नताशा तरुण को पसंद करती है। अशोक जी की हिचकिचाहट को समझते हुए दिव्यांश ने उन्हें बताया। तो अशोक जी ने भरी हुई आंखों से नताशा की तरफ देखा। उनकी नज़रों को खुद की तरफ देखता हुआ देख नताशा अपना सर झुका लेती है। राघवेंद्र, अगर बेटी को पसंद है तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर शादी, अभी कुछ वक्त हमें भी अपनी बेटी के साथ जी लेने दो, फिर तो तुम्हारे घर की ही शान बनेगी वह। हाँ, मगर अगर बिटिया चाहे तो हम। नहीं पापा, मैं भी कुछ वक्त आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। अशोक जी की बात को नताशा ने पूरा कर दिया। उसकी बातों को सुन अशोक जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठे और उसे सीने से लगा लिया। कितना सुकून भरा शब्द होता है पापा। दिव्यांश ने जब मुझे पापा कहना शुरू किया था, यूं लगता था कि सुनता ही रहूं। और आज एक बार फिर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नताशा को सीने से लगाए हुए ही अशोक जी ने अपनी एक बांह खोल दिव्यांश को अपने पास आने का इशारा किया, जिसे देख मुस्कुराते हुए दिव्यांश भी उनकी उस खुली हुई बाहों में उनके सीने से लग गया। लो भाई, आज तो आपका परिवार पूरा हो गया। भाभी जी को भी अब अपने साथ ले लो। राघवेंद्र जी मजाकिया अंदाज में बोले। मेरे बिना ये परिवार पूरा भी नहीं होगा भैया। यह कहते हुए परिधि भी उन तीनों के पास आ गई।
माँ, इस परिवार का हिस्सा तो मेरी पत्नी भी है, दिव्यांश ने परिधि जी से कहा। बिल्कुल, और उसे पूरा हक है हम सब में शामिल होने का। हमें उसे अलग से इनवाइट नहीं करना पड़ेगा। परिधि जी ने वेदांशी की तरफ देखकर कहा तो वह सर झुका गई। अशोक, बड़ी बहू, मैं इस लड़की को अपने घर का हिस्सा नहीं मान सकती। तुम दोनों की सोच जैसी भी हो, मगर ये लड़की हमारे परिवार में कभी भी शामिल नहीं होगी। माँ, मैंने कभी भी आपका और बाबूजी का विरोध नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। मेरे बेटे ने अपना फैसला सुना दिया है कि वह इस घर पर नहीं रहेगा, और अब मुझे भी लगता है कि यही सही होगा। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं और परिधि यहाँ आते जाते रहेंगे, पर अपने बच्चों को मैं यहाँ आने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करूँगा। यह उनका अपना फैसला है, जिसमें मैं उनके साथ हूँ। अशोक, तुम? माँ, वक्त के साथ हमें सोच को बदल लेनी चाहिए। आप जिस रीत को चला रही हैं वह बरसों पुरानी है, जिससे आप सभी अब तक बाहर नहीं निकले। मुझे कभी पसंद नहीं आया कि हमारे घर के नौकरों का एक सीमित दायरा होता है। उन्हें एक वर्ग देखकर ही काम पर रखा जाता है। वे हमारा सब काम करते हैं, उसके बावजूद उन्हें वह मान और सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वह हकदार होते हैं। कई दफ़ा इन सब का विरोध करने की इच्छा होती थी, पर कभी नहीं करता था, क्योंकि एक संस्कार मुझे यह भी दिया गया था कि मैं कभी अपने बड़ों के सामने ना बोलूं। पर अब जब बात बच्चों की है, तो मेरे बेटे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तब भी मैं चुप रहा। अब उन्हीं सबका मेरी बहू भी सामना करे, यह मैं कभी नहीं चाहूँगा। कल की पूजा मेरे बेटे के घर पर होगी, आखिर उसके माता पिता की श्राद्ध पूजा है। नहीं पापा, मेरे माता पिता आप लोग हैं। कल जिनकी श्राद्ध पूजा है वह केवल मेरे जन्मदाता हैं। अशोक जी की बात को सुनकर दिव्यांश ने तुरंत ही कहा, जिस पर अशोक जी मुस्कुरा दिए और अपनी पलकें झपकाकर हामी जताई। दिव्य, जाने की तैयारी करो बेटा, अब हम तुम्हारे आसियाने पर अपना बसेरा बसाएंगे। अशोक जी ने दिव्यांश की तरफ देखते हुए कहा, फिर परिधि जी की तरफ बढ़ गए। खुश हैं आप? आज आपके बेटे के लिए हमने आवाज़ उठाई है। हमेशा शिकायत रहती है ना आपको। मेरा बच्चा खुश रहे, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। अशोक जी, फिर चलिए। अशोक जी ने परिधि जी की तरफ अपनी हथेली बढ़ाई, जिसे मुस्कुराते हुए परिधि जी ने थाम लिया। भाई, मैं विनीत अब जाकर कुछ बोले थे। विनीत, मेरे भाई, तुम बहुत समझदार हो और मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल सकते हो। अब हमें यहाँ से जाने दो। बहुत वक्त से यह फैसला करना चाहता था, पर कर नहीं सका, मगर आज मेरे बच्चे ने जो फैसला लिया है उसमें उसका साथ देना चाहता हूँ। विनीत के कुछ कहने से पहले ही अशोक जी ने उससे कहा, पापा, सिर्फ दिव्यांश ही आपका बेटा है, और मेरा क्या? आपने सोचा आप सब यहाँ से जाने के बाद मुझे आप लोगों की कमी कितनी महसूस होगी? वेदांत उसके पास आते हुए बोले। मेरे बच्चे, दूर कहाँ जा रहा हूँ? फिर इस घर से रिश्ता तो मैं कभी तोड़ नहीं सकता। बस अब वक्त आ गया है कि अपने बच्चों को एक ठहराव दूँ। इतने साल उसने हम सबकी खातिर अपमान सहा है। क्या तुम अब भी चाहोगे कि तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी आगे भी ये जिंदगी जिए? अशोक जी के पूछने पर वेदांश ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। अच्छा माँ, अब हम यहाँ से चलते हैं। सामान हम सर्वेंट के हाथों शिफ्ट करवा देंगे। वादा करता हूँ आपसे, अब मेरा बेटा और उसकी पत्नी इस घर में कदम नहीं रखेंगे। अशोक जी ने मीणा जी के पास आकर कहा। तुम्हें रुकने को नहीं कहूंगी अशोक, क्योंकि वर्षों से चली आ रही रीत को मैं नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे दादाजी के बनाए नियम को तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाई। कल ही तो नताशा के बारे में पता चला, और दिव्यांश, वह भी तो मेरा ही बच्चा है। मगर नफरत नहीं करूंगी वेदांशी से, पर उसे इस घर की बहू भी नहीं मान सकती। खुश रहो, यही प्रार्थना करूंगी। मीणा जी ने अशोक जी के सर पर हाथ रखकर कहा, फिर धीमे से अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। दादी, मीणा जी को अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ देख वेदांशी ने उन्हें आवाज दिया, जिस पर वह पलटकर उसे देखने लगी। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से यह सब। हम पापा जी को मनाएंगे कि वह आप सबके पास रहें, हमारी वजह से किसी से दूर ना रहें।
मेरे बेटे ने अपना फैसला ले लिया और उसने तुम लोगों को चुना है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। अब जाओ अपने घर। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अपने घर में खड़ा नहीं रहने दे सकती। बीड़ा जी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा। दादी, इतने दिन से हम यहाँ हैं, उस बीते वक्त की खातिर ही सही हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ये कहते हुए वेदांशी उनके पैरों की तरफ झुकी, पर बीड़ा जी झटके से पीछे हो गईं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपना घर गंगा जल से शुद्ध करवाना होगा। क्या इसके अलावा भी कुछ और बताना बचा है मुझे? बीड़ा जी ने कहा और तेजी से अपने कमरे के अंदर चली गईं। दिव्यांश ने एक नज़र बीड़ा जी की तरफ देखा, फिर कुछ गुस्से भरी नज़र से वेदांशी को, और उसकी हथेली पकड़ उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। दिव्य जी, पहले हमारी बात सुनिए। और क्या सुनना है बेद? दादी ने जो कहा, मतलब समझती हो तुम उनका? ये घर तुम्हारे रहने से अछूत हो गया है। और कुछ बचा है सुनने के लिए? पर दिव्य जी, चुप। बहुत दिमाग लगाती हो तुम अपना। जब सामने वाले को पसंद ना हो हमारा उनके घर या उनके आसपास रहना, तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। मगर हमारी वजह से आप सब भी तो यहाँ से दूर हो रहे हैं, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। दिव्य जी, हमारी वजह से पापा जी और मम्मी जी भी। फिर आप देखिए, अगर हम यहाँ रहते हैं तो आपको सबका प्यार मिलेगा, आपको आपका अधिकार मिलेगा, जिसके लिए आप 22 साल से तरस रहे हैं। अगर आपने अपने जीवन के 22 साल सबके होते हुए भी अकेले बिताया है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम बिना शिकायत के अपनी ज़िंदगी के 22 साल इसी तरह बिता देंगे। पर इस तरह सबको छोड़कर जाना, और आप यह भी सोचिए कि नताशा कल ही अपने परिवार में शामिल हुई। उसका तो हक है कि उसे सबका प्यार मिले। हाँ दी, मैं चाहती हूँ कि मुझे सबका प्यार मिले, पर अपनी दीदी के अपमान के साथ नहीं। जिस घर में आपके लिए जगह नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रहूँगी। भाभी है तुम्हारी, यहाँ हर किसी को अब रिश्ते सीखने होंगे। दिव्य ने कुछ गुस्से से नताशा से कहा, जिस पर पीछे आते अशोक और परिधि मुस्कुरा दिए। क्यों नाराजगी दिखा रहे हो अपनी बहन पर? अपनी लाडली से पूछिए। मेरी वाइफ रिश्ते में उसकी भाभी होगी ना। फिर वह इस तरह से बोला कि पास खड़ी नताशा और वेदांशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसका शिकायती अंदाज बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, खास तौर पर अशोक जी और परिधि जी के सामने। बात तो बिल्कुल सही कर रहा है दिव्य। क्यों भाई नताशा, अब तुम्हारी भाभी को तुमने क्या कहा? सॉरी पापा, आगे से ध्यान रखूंगी। शुरू से ने दी कहने की आदत है, इसलिए। नताशा ये कहते हुए अपने कान पकड़ ली। अच्छा दिव्य, अब हम भी चलते हैं। तुम एक बार अच्छे से सेटल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे घर पर मिलेंगे। तरुण अपने मम्मी पापा के साथ उनके पास पहुंचा। क्यों भाई, अभी क्यों नहीं? अभी चलो हमारे साथ। कैसे? राघवेंद्र, अभी तो तुम होटल पर ही रुके हो, तो हमारे साथ ही चले चलो। अरे नहीं यार, अभी तुम सब जाओ, हम आते हैं। वैसे भी बच्चों का शगुन करके ही लौटेंगे, ताकि तुम्हें हमारे तरुण में कोई कमी नज़र भी आए तो तुम कुछ न कर सको। राघवेंद्र ने अशोक जी की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, और दोनों हंस दिए। दोस्ती सचमुच अलग होती है। उम्र चाहे कोई भी हो, दोस्ती का रंग फीका नहीं पड़ता। सर, मैं भी चलता हूँ। अब अपने घर पर शिफ्ट होने के बाद ही अपनी बहन को ले जाऊंगा। वैसे भी कोई और भी चाहता है कि अब मैं अपना मकान खरीद लूँ। आखिर मकान को घर बनाने वाली आ रही है, तो क्यों ना मैं उसकी बात मान लूँ। और अब तो बहन भी है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक नज़र मुकेश और रितिका के साथ खड़ी तान्या की तरफ डाली, जो उसे देख मुस्कुराते हुए हामी में अपनी गर्दन हिला दी। आखिर कौन है वह जो तुम्हारे मकान को घर बनाने वाली है? हमें भी तो पता चले। तरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तो विनय मुस्कुरा दिया। हाँ, हमें भी तो बताओ, इस बार अशोक जी ने पूछा। अंकल, अब तक तो मैं खुद को अनाथ ही समझता था, इसलिए किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए बहुत सोचना पड़ता। पर अब आप सब हैं, अब मेरे भी सर पर बड़ों का हाथ है, तो क्यों ना जो मेरे मकान को घर बनाएगी उसके परिवार से आप सभी बात करें। बिल्कुल, तुम बताओ तो सही,
कौन है वह? हम खुद उसके घर शगुन लेकर जाएंगे। परिधि आगे आते हुए बोली। भाई, मैं कार पर आपका इंतजार कर रही हूँ। तान्या वहां बहाना बनाते हुए वहां से जाने लगी। तभी विनय ने उसकी कलाई पकड़ उसे परिधि जी के सामने खड़ा कर दिया। यह है मेरी पसंद आंटी जी। मोटू, देख, तुझे तेरी भाभी पसंद है ना? विनय ने परिधि जी से नजर हटाकर वेदांशी की तरफ देखकर पूछा, जिस पर वेदांशी हल्का सा मुस्कुराकर अपना सिर हिला दी। मेरी भाभी को उसकी भाभी बहुत पसंद है, यह तो उनकी मुस्कुराहट बता रही है। पर मैं भी अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश हूँ। नताशा तान्या के गले लगती हुई बोली। फिर उसके कान में, तू मिल अकेले में। नताशा की धमकी पर तान्या उसे अपनी आंखें छोटी कर देखी, जिस पर नताशा भी घूरते हुए देखी। तान्या माफी मांगने के अंदाज में अपना चेहरा बनाई, जिससे नताशा ने अपना मुंह फेर लिया और वापस वेदांशी के पास जाकर खड़ी हो गई। सभी एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने आसियाने की तरफ बढ़ गए। एक बंगले पर दिव्यांश और अशोक जी की कार रुकी। वेदांशी ने कार की खिड़की से झांक कर देखा। वह बंगला मित्तल हाउस जैसा बड़ा बंगला तो नहीं था, पर दिखने में बहुत ही खूबसूरती लिए हुए था। स्वागत है आपका आपके अपने घर पर। दिव्यांश ने घर की तरफ ध्यान से देखते हुए वेदांशी को देखकर कहा, तो वह उसकी तरफ पलटकर देखी। आपके पति ने अपने पैसों से बनवाया है, तो हुआ ना आपका घर। आइए। यह कहकर दिव्यांश अपनी सीट से उतर कार की दूसरी तरफ आकर वेदांशी की तरफ के दरवाजे को खोला। दिव्य बेटा, तुम कुछ देर बाहर ही रुको। वेदांशी पहली बार यहाँ आ रही है, फिर उसका ये अपना घर है। मैं चाहती हूँ एक छोटी सी रस्म इस घर पर कर लें। दूसरी कार से उतरी परिधि ने दोनों को देखकर कहा, तो दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए हामी में अपनी गर्दन हिलाई। बस कुछ देर यहाँ रुको, मैं और नताशा जाकर अभी तैयारी करते हैं। यह कहकर परिधि जी ने नताशा की तरफ देखा और उससे अंदर चलने का इशारा किया। वह भी अपनी माँ के पीछे मुस्कुराते हुए चल दी और उन्हीं के पीछे अशोक जी भी अंदर की ओर बढ़ गए। बहुत पहले यह मकान बनवाया था। त्योहारों पर जब मुझे सबके बीच शामिल नहीं किया जाता तो बहुत अकेलापन लगता। तुम्हें पता है वेद, हम अकेले होते हुए भी उतना अकेलापन महसूस नहीं करते जितना हमें सबके बीच जब अलग कर दिया जाता है तब महसूस होता है। जब तक जॉब नहीं थी मेरे पास, तब तक वहाँ रहना मेरी मजबूरी होती थी। पर जब ड्यूटी ज्वाइन कर लिया उसके बाद लगा कि जहाँ आपको शामिल करने का मन ना हो वहाँ आपका रुकना भी सही नहीं। इसलिए सबसे पहले इस मकान को ही बनवाया। उसके बाद मित्तल हाउस में कोई प्रोग्राम होता या कोई भी फेस्टिवल जहाँ सभी एक साथ होते, मैं यहाँ आ जाया करता। वेदांशी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। उसकी नज़र अभी भी घर की तरफ थी। मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रही हो। जो बातें लंबे समय तक मुझे परेशान किए हुए थी, जिनसे मैं गुजर चुका हूँ, फिर मैं तुम्हारी हालत कैसे नहीं समझूंगा। पर वेद, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिव्य ने उसकी हथेली पकड़ते हुए उसके सामने आकर कहा, तो वेदांशी उसके चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। क्या हम आपके गले लग जाएं? वेदांशी ने धीरे से पूछा, तो उसके सवाल पर दिव्यांश मुस्कुरा दिया। तुम्हें पहले ही यह हक दिया है और ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। दिव्यांश ने यह कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। वेदांशी ने भी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। भैया, दी, सॉरी भाभी। नताशा उन दोनों के पास आवाज देते हुए आई, जिस पर वेदांशी दिव्यांश से दूर हुई। आप दोनों को मम्मी बुला रही हैं। नताशा के बताने पर वे दोनों नताशा के साथ घर की तरफ बढ़ गईं। दरवाजे पर परिधि जी आरती लिए खड़ी थी। नीचे चावल से भरा हुआ कलश और आलता से भरा हुआ बड़ा सा थाल। दिव्यांश और वेदांशी की आरती कर परिधि जी ने मुस्कुराते हुए वेदांशी को कलश गिराने के लिए कहा। उनकी कई बातों को मानते हुए वेदांशी ने अपने दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश किया। फिर आलता से भरे थाल पर अपने पैरों को रख उन पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ी। हाल के सामने ही छोटा सा मंदिर था, जिसे देख वेदांशी ने दिव्य की तरफ देखा। यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। मित्तल हाउस में मुझे हमेशा ही मना कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ के मंदिर में भी
कभी जा नहीं पाया। यहाँ जो सर्वेंट होते हैं वही यहाँ दीपक करते हैं, और आज से हम और आप करेंगे। वेदांशी यह कहकर दिव्यांश की हथेली थाम मंदिर की तरफ बढ़ गई। परिधि जी और अशोक ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। परिधि जी हमेशा से यह चाहती थी, पर उस घर में कभी यह मुमकिन हो ही नहीं पाया। कई बार दबी आवाज में उसने वीणा जी को समझाने की कोशिश की, पर जहाँ अशोक जी कुछ नहीं कर पाए, वहाँ परिधि जी क्या करती। उनकी क्या बिसात। कितना उलझा हुआ था ना सब। लगा नहीं था सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ होगा। सभी अपने इतने करीब थे, मगर फिर भी दूर दूर। विनय की सच्चाई, दिव्यांश का हमारे परिवार से रिश्ता, सब कुछ। और इन सब में जो सबसे दर्द भरा था, वह था वेदांशी की मम्मा की कहानी। अभी वेदांशी क्या महसूस कर रही होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। रितिका ने मुकेश के कंधे पर सर रखकर कहा, हाँ सच कहा तुमने। सोचा नहीं था सभी एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं। फिर विनय की सच्चाई, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं रहेगा। अब तक शायद वह इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि उसे अपनी सच्चाई नहीं मालूम थी। वह खुद को एक अनाथ के नज़रिए से देखता था, पर अब उसे अपनी सारी सच्चाई पता है। फिर एक बहन भी अब उसके पास है। एक बात कहूँ मुकेश, हमारी तान्या बहुत लकी है, क्योंकि विनय की सोच बिल्कुल अपने पापा की तरह है। वेदांशी की सच्चाई जानकर भी उसने जरा सी भी झिझक नहीं की। उसके लिए बस यही जरूरी था कि वह उसे बहन मानता है, और वह उसकी बहन ही रहेगी। वरना बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सच्चाई सुनकर अपना हर रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर तो तारीफ तुम्हें दिव्यांश और बड़े पापा बड़ी मम्मी की भी करनी चाहिए। आखिर उन्होंने भी तो वेदांशी को अपनाया। यह तो है। वैसे तारीफ के काबिल तो तुम्हारा पूरा परिवार है रितिका। न जाने क्यों दादी अपने पुराने रीति रिवाज पर चल रही हैं, पर मम्मी पापा वेदांत और तुम, मुझे नहीं लगा तुम चारों को भी कोई फर्क पड़ा है वेदांशी की सच्चाई से। और मोनिका भाभी, रितिका ने हंसते हुए पूछा। उन्हें तो सबसे प्रॉब्लम होती है, फिर वेदांशी से कैसे नहीं होगी। खैर, उनकी सोच से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुकेश ने भी हंसते हुए जवाब दिया। अब ठीक लग रहा है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं। रात में फोन पर तरुण नताशा के साथ था। हाँ मैं ठीक हूँ तरुण। सब कुछ अपने जीवन में शामिल करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, मगर यह नहीं कहूँगी कि यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है। सबके पीछे सच में अच्छा लग रहा है, और यकीन हो रहा है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, और तुम्हें जितना वक्त लेना है लो। किसी भी चीज़ को अचानक हम नहीं अपना सकते। ये अंकल आंटी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वे तुम्हें पूरा समय देंगे, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। हाँ थैंक यू मेरा साथ देने के लिए और मुझे समझने के लिए। इस थैंक यू को तुम अपने पास रखो। जब शादी हो जाएगी तो इसे मैं किसी और तरीके से वसूलूंगा। तरुण के कहने पर नताशा की चेहरे की रंगत गुलाबी हो गई, और वह फोन पर ही शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, जब सामने रहूं तब शर्माना। तरुण को समझ आ गया था, इसलिए उसने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। नताशा ने यह कहकर झट से फोन काट दिया। दूसरी तरफ तरुण उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। इधर आओ, मेरे पास बैठो, और क्या सोच रही हो यह बताओ। अपनी किताबों में चेहरा छुपाए किसी सच में गुम वेदांशी की हथेली पकड़ दिव्यांश उसे बेड पर ले आया। दिव्य जी, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पता है मुझे कितनी पढ़ाई हो रही है। पहले यहाँ बैठो और बताओ क्या सोच रही हो। दिव्यांश ने उसे बैठाते हुए कहा। दिव्य जी, सच में हम वेद झूठ नहीं। तुम जानती हो मुझे चेहरा पढ़ना आता है। अब बताओ क्यों परेशान हो रही हो। दिव्यांश ने उसके चेहरे पर आई लटों को उसके कान के पीछे फंसाते हुए कहा। कुछ नहीं, वह बस हम अपने, हमारा मतलब हमारी मम्मी, मतलब वह वे तुम्हारी मम्मा मेहर आंटी थी, और तुम्हें उनके अलावा कुछ नहीं सोचना है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिन्हें भूल जाना चाहिए, और मैं तुमसे यही कहूँगा कि आज जो बातें पापा ने सबको बताई, उनमें से तुम अपनी ज़िंदगी वाले हिस्से को भूल जाओ, क्योंकि मुझे यकीन है इसे कोई याद नहीं रखेगा। सबके लिए तुम मेहर आंटी और आनंद सर की बेटी हो। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए आज सुनी सच्चाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या वह जो इतने सालों तक सर और दादी सा ने तुम्हें प्यार दिया है। क्या तुम्हें कभी लगा कि वे तुम्हारे साथ कुछ गलत करते हैं? क्या तुम्हारे हिस्से
कभी कुछ ऐसा आया जिससे तुम्हें एहसास हो कि तुम उनकी अपनी बच्ची नहीं? क्या दादी साहब ने कभी तुम्हें किसी चीज़ को छूने से या कहीं जाने से मना किया? क्या दादा साहब ने कभी तुम्हें सीने से लगाकर प्यार नहीं किया? आनंद सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम उनकी जान थी। फिर कैसे तुम आज एक छोटी सी सच्चाई जानकर खुद को उन सबसे अलग कर रही हो? अलग नहीं कर रहे दिव्य जी, बस सोच रहे हैं। और जो आपने कहा, अगर वह, क्या मैंने कहा? जी वो, मतलब कभी हमारा बच्चा, अगर उसे हमारी वजह से किसी चीज़ का, हमारा मतलब किसी गलत बात का सामना करना पड़ा तो? बाबा रे, कितनी दूर तक की सोचती हो तुम? फिलहाल तो अभी हमारा बच्चा आ नहीं रहा। दिव्यांश ने उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, तो वह सर झुकाकर शर्मा दी। अभी शर्माओ मत, अभी जो मैं कह रहा हूँ वह सुनो। दिव्यांश ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? अभी हमारा बच्चा नहीं आ रहा और ना ही मैं अभी ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ। अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिर अभी तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हें रोज एक ड्रग एंटीडोज देना पड़ता है। और फिर मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ चाहता भी नहीं। यार, हमने तो अपनी लव लाइफ जी ही नहीं, इसलिए अभी तो ये सफ़र बहुत लंबा है। और अब तुम ये सब सोचना छोड़ो, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक बात, जब हमारा बच्चा आएगा तो वह दिव्यांश और वेदांशी का बच्चा होगा, जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता। समझी तुम? दिव्यांश ने अपनी भौहें उचकाकर पूछा, जिस पर वेदांशी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। चलो तो, अब जल्दी सब छोड़ो और मुझे एक किस दो। दिव्यांश ने उसकी गर्दन पर अपनी दोनों बाहों को लपेटते हुए कहा। जी, जी नहीं, किस। दिव्यांश ने पाउच बनाते हुए कहा, जिसे देख वेदांशी हंस दी। सो जाइए, परेशान मत कीजिए। वेदांशी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ओह मैडम, इस मामले में कोई रियायत नहीं। हाँ ठीक है, अभी बच्चा नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी बॉडी को देखते हुए फिजिकल भी नहीं हो रहा। बट किस, इसे तो मैं छोड़ने से रहा। दिव्य ने यह कहा और उसके बालों से उंगली फंसाते हुए उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमाए उसके होंठों पर झुकता चला गया। वक्त कभी किसी के लिए ठहरता कहाँ है? चाहे वह अच्छा हो या बुरा, गुजर तो सभी वक्त जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, जब बुरा वक्त होता है तो वह अपने साथ कई चेहरों की पहचान करा जाता है और अच्छा वक्त होंठों पर मुस्कान बनकर हमेशा के लिए ठहर जाता है। 6 साल बाद आज सुबह हुई गोलीबारी और बम विस्फोट में कई जवान जख्मी हुए। सीमा पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। ऐसे में हम वहां मौजूद सेना के साथ डॉक्टर को भी सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। टीवी पर चलते समाचार को परिधि ने पास रख के रिमोट से बंद किया और अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल कर दिया। हाँ मम्मी, दूसरी तरफ से वेदांशी की आवाज आई। बेटा घर। मम्मी, आज मुश्किल है, यहाँ की हालत बहुत खराब है। जवान अभी भी जख्मी हालत में यहाँ आ रहे हैं। फिर सुबह जो 2 लोगों को गोली लगी थी, उनकी स्थिति अभी स्टेबल नहीं है। ऐसे में मेरा आना। पर बेटा, अभी तुम्हें खुद आराम की ज़रूरत है। अभी तुम्हारी स्थिति इतना लंबा समय खड़े रहने की नहीं है। मम्मी, मैं ठीक हूँ। और फिर जो मेरे अंदर है वह दिव्यांश मित्तल का बच्चा है। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखना उसे आना चाहिए। तुम और दिव्य दोनों एक जैसे हो। देश सेवा के सामने कुछ भी नहीं देखते। 9वां महीना चल रहा है तुम्हारा। कभी भी। मम्मी, मैं हॉस्पिटल पर हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ और डॉक्टर्स हैं। समझती हूँ बेटा, पर फिक्र तो होगी ना। फिर अभी जैसी स्थिति है, दिव्यांश और अशोक जी भी यहाँ नहीं है। ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हुआ। मम्मी, कुछ नहीं होगा और यहाँ नन्हा मेहमान देखना सिर्फ खुशियाँ लेकर आएगा। डॉक्टर, उस जवान को होश आ गया है जिन्हें गोली लगी थी, नर्स ने आकर बताया। तो वेदांशी जो परिधि जी से बातें कर रही थी, मम्मी मैं आपको फ्री होकर कॉल करती हूँ, यह कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया और नर्स के पीछे तेज कदमों से चल पड़ी। वेदांशी को देख बेड पर लेटे जवान ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। भाई वेदांशी, उसे होश में आया देख उस कमरे की दीवार पर सटकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक उसे बहुत तेज दर्द उठा, जिसे ना संभालते हुए उसने नर्स को आवाज़ दिया। नर्स, कॉल डॉक्टर प्लीज़। वह दर्द से अपनी आंखें मीचते हुए बेड पर लेटे जवान के पास गई। उसे देख बेड पर लेटा जवान अपने दर्द को भूल उसे संभालने लगा। वेद, बहुत परेशान करते हैं देवी जी आप। ये भी नहीं सोचते
कि अभी आपकी वेद इस स्थिति में नहीं कि आपको ऐसे देख सके, पर यार तुम अभी कुछ मत कहो। नर्स, डॉक्टर को बुलाओ। दिव्यांश, जो गोली लगने की वजह से बेहोश था, वह अभी अभी होश में आया था, पर उसे अपने से ज्यादा वेदांशी की फिक्र होने लगी। मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, वेदांशी ने अपने दर्द से कराते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, दिव्यांश ने जिद करते हुए कहा। तभी डॉक्टर भी वार्ड बॉय के साथ स्ट्रेचर लेकर वहां आ गई। आप आराम कीजिए मिस्टर मित्तल, हम वेदांशी जी और आपके बच्चे का ख्याल रखेंगे, डॉक्टर ने दिव्यांश को देखकर कहा, और उसी के साथ वार्ड बॉय वेदांशी को लेकर लेबर रूम की तरफ चल पड़ा। नहीं डॉक्टर, मैं वेदांशी के साथ ही रहूंगा प्लीज, दिव्यांश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी और एक व्हील चेयर पर दिव्यांश को बिठाकर उसे भी वेदांशी के साथ लेबर रूम में ले जाया गया। इस बीच दिव्यांश ने वेदांशी के फोन से परिधि जी को कॉल कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद व्हील चेयर पर बैठा दिव्यांश अपने गोद में अपने नन्हे से राजकुमार को लिए ओटी से बाहर आया, जहां परिधि के साथ ही तान्या और नताशा भी मौजूद थी। दिव्य बच्चे, ये तुम्हें क्या हुआ? दिव्यांश को व्हील चेयर पर देख परिधि जी का ध्यान बच्चे से पूरी तरह हट गया और वह फिक्र करते हुए दिव्यांश से बोली, माँ मैं ठीक हूँ, और ये देखिए हमारा नन्हा राजकुमार। दिव्यांश ने परिधि जी की फिक्र को कम करते हुए मुस्कुराकर कहा और बच्चे को उनकी तरफ बढ़ा दिया। परिधि जी ने एक नज़र उस छोटे से बच्चे को देखा। तू ठीक है ना बच्चा? उन्होंने दिव्यांश की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इसे देखकर तो अब पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। भाई, इसे मुझे दे दीजिए, नताशा ने बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, जिस पर दिव्यांश मुस्कुरा दिया। परिधि जी अभी भी फिक्र से दिव्यांश के सर पर हाथ फेर रही थी। माँ, मैं सच में ठीक हूँ, बस एक गोली थोड़ा सा छूकर गुजर गया था, दिव्यांश ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बताया, जिस पर परिधि जी ने घूर कर उसे देखा। दिखा, कहाँ पर लगी है? उनके पूछने पर दिव्यांश ने अपने पेशेंट गाउन को कंधे से थोड़ा हटाते हुए उस जगह को दिखाया। कंधे और सीने के बीचों बीच पट्टी लगी थी, जिसे देखकर परिधि जी की आंखें भर आईं। माँ, मैं ठीक हूँ सच में, उनके आंसुओं को देख दिव्यांश ने अपनी जगह से खड़े होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। कौन कहता है माँ सिर्फ जन्म देने वाली होती है? अगर ऐसा होता तो कान्हा की माँ के रूप में देवकी माँ को ही याद किया जाता, पर ऐसा कहाँ है। कान्हा की माँ तो हमेशा यशोदा माँ कहलाई हैं। अचानक वह छोटा सा बच्चा रोने लगा, जिसे सुन दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो माँ, मुझसे कंपटीशन कर रहा है, पर मैं अभी इसे बता देता हूँ, मैं अपनी माँ शेयर नहीं करूँगा। आप इसे समझा दो कि ये अपनी माँ के पास रहे, मैं अपनी माँ किसी को नहीं दूंगा, दिव्यांश ने बच्चों सा चेहरा बनाकर कहा। तो परिधि जी मुस्कुरा दी और छोटे से राजकुमार को अपनी गोद में लेकर दुलारने लगी। नानी माँ, मुझे भी दिखाइए ना, नताशा के पास खड़ी एक 3 साल की गुड़िया ने कहा। तभी तान्या की गोद में मौजूद 2.5 साल के लड़के ने, और मुझे भी, परिधि जी ने मुस्कुराते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें उस नन्हे से राजकुमार से मिलाने लगी। ये गलत बात है बेद, बच्चे के आने के बाद आप तो हमें बिल्कुल भूल गई हैं। अपने 2 महीने के बच्चे के सर पर हाथ घुमाते वेदांशी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए दिव्यांश ने शिकायत की। अच्छा, और हम आपको याद रहते हैं? ड्यूटी से आते ही आपको सिर्फ अंश चाहिए, उसकी मम्मा नहीं, तब तो हम शिकायत नहीं करते। अरे, तो सबके सामने तुम्हें प्यार थोड़ी ना करूँगा, इसलिए तो उस प्यार को अंश के सहारे तुम तक पहुँचाता हूँ, पर तुम समझती ही नहीं। वह कैसे भला? वेदांशी ने अपनी दोनों बहुओं को जोड़कर अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए पूछा। अब मैंने इस गोलू मोलू के गाल पर किस किया तो वह कैसे तुम तक पहुंचा ना? उसकी बातें सुन वेदांशी ने मुंह बनाया। लगता है तुम्हें डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्यार करना पड़ेगा, दिव्यांश उसकी तरफ झुकते हुए बोला। इस पर वेदांशी नाराजगी दिखाते हुए उसे खुद से दूर की। बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाइए, एक तो आपका ये बदमाश बच्चा सोने नहीं देता, फिर आप। अरे, क्या किया मेरे मासूम से बच्चे ने? और मैं? क्या मैं? अभी जैसे ही रात के 2 बजेंगे, साहबजादे को जागना होता है, फिर पूरी रात बैठकर इनके साथ खेलते रहो, और इनको नींद सुबह 6 बजे आती है, वह कुछ झल्लाकर बोली। दिव्यांश उसकी बात पर मुस्कुराया। मैं समझता हूँ बेद, इस समय तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी, और मेरी ज़रूरत भी,
महसूस होती होगी। पर मैं, दिव्य कह रहा था, जिसे वेदांशी ने उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर चुप कर दिया। हम आपका काम समझते हैं दिव्य जी, बस नींद नहीं पूरी होती, शायद इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें इस शैतान के अलावा अपना हॉस्पिटल भी देखना है। वैसे अब तो सब सामान्य है, तुम चाहो तो अपनी मैटरनिटी लीव ले सकती हो। हाँ, आप कब से छुट्टी पर हैं? क्यों, मेरी छुट्टी का उससे क्या? वह इसलिए ताकि हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। फिर ठीक है, कल मैं भी छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। हम दोनों, सॉरी, हम तीनों साथ में एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए वेदांशी को अपने सीने से लगाते हुए कहा। वेदांशी भी मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। दी एंड।